लिखिया थे एक कौ का है फालतू में। चलो इस पर ध्यान दो। तो चैप्टर नंबर 5 इनका नाम हो गया नागरी लिपि, है ना। तो लिपि सबसे पहले समझो, लिपि चूँकि होता क्या है। तो लिपि का मतलब हो गया कोई भी भाषा को जब कहीं पर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ अक्षरों की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिंदी लिखना है तो क ख चाहिए, उसके लिए इंग्लिश में ही लिखना तो ABCD चाहिए, है कि नहीं। तो हर अपना भाषा का एक अलग अलग अक्षर होता है। तो उस अक्षर को जिस भी डिज़ाइन से लिखते हैं उसी डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे मान लो अपना हिंदी में अगर कोई भी चीज़ को लिखना है तो उसमें क ऐसा ही होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे तो ये कहीं को हुआ नहीं हुआ, यानी कि कोई न कोई कंडीशन से इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया होगा। तो इसी डिज़ाइन को ही क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। कि हिंदी में क इसी ढंग का लिखा जाना चाहिए, ऐसा समझे बात। तो इसी को क्या बोला गया, लिपि बोला गया। तो पूरा कहानी जो है, कहानी नहीं है क्या, एक प्रकार से निबंध है। तो पूरा निबंध लिपि के ऊपर ही लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, गुणाकार मूल्य के द्वारा। इसको लेखक भी बोल सकते हैं और निबंधकार भी बोल सकते हैं। जो निबंध लिखता है उसको निबंधकार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, है ना। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो कुछ भी हो, लेखक है, इन्होंने लिखने का काम किया है। नाम इनका गुणाकार मूल्य। इनका जब जन्म की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ेगा, मुंबई जिसकी राजधानी है ना। उसी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। किस जिला में, अमरावती जिला में हुआ था। यहाँ तक ठीक है। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा का शुरुआत इनका गांव में ही होता है। कौन से भाषा में, महाराष्ट्र का जो क्षेत्रीय भाषा है वो मराठी होता है। मुंबई का लोग या महाराष्ट्र का लोग जितना भी है वो मराठी बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने बिहार में है ना, हिंदी तो खैर देश की भाषा हो गया, लेकिन भोजपुरी हो गया, कोई मैथिली तो चलता नहीं, भोजपुरी चलता है। ये सब अपना अपना समाज, कहीं मैथिली भी चल रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से जैसे बंगाली का अपना भाषा बंगाली होता है, वो बंगाली में पढ़ाई भी करता है, ऐसा समझ में। उसी प्रकार से उनका एक भाषा क्या है, महाराष्ट्र लोगों का मराठी भाषा, मराठी में ही पढ़ते हैं। तो शुरुआत में मराठी भाषा में पढ़ाई किया, बाद में क्या किया, मैट्रिक भी किया, गणित में भी क्या किया उन्होंने, पूरा MA तक कर लिया था, है ना। यानी वो गणित सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा ज्ञाता था। कौन, गुणाकार मूल्य। ये जानकार था गणित का, लिख दिया किस में, पूरा हिंदी वाला सब बात लिख दिया, ऐसा समझ में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में इनका काफ़ी रुचि रहा होगा, हिंदी को पढ़ने में इसको इंटरेस्ट था, इस वजह से हिंदी में बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा। क्या क्या लिखा, देखो 25 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते गुणाकार मूल्य 2500 प्लस लेख, मतलब 2500 से ज़्यादा लेख लिख दिया। लेख मतलब निबंध लिखा, ऐसा समझे बात। जैसे एक जो था नागरी लिपि, ये भी एक निबंध ही ना हो गया। इसी प्रकार से 2500 से ज़्यादा इन्होंने लिखा था, लिखने की आदत था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 30 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। 30 पुस्तक का प्रकाशन मतलब क्या हुआ, आवाज़ हो रहा है, 30 से ज़्यादा किताब गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया था। अब उसके बाद हो गया प्रमुख रचना, यानी कि इन्होंने जो किताब लिखा था 30 के आसपास पुस्तक, उसमें मुख्य कौन से पुस्तक है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहला था अक्षरों की कहानी, मतलब कौन सा अक्षर कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे दुनिया में आया, उसका पूरा लिखता था ये बैठ के, ठीक है। दूसरा हो गया भारत इतिहास और संस्कृति, भारत का क्या इतिहास रहा है, क्या इनकी संस्कृति या रीति रिवाज क्या, उन सब के बारे में कौन लिखा, गुणाकार मूल्य ने। किसी नाम याद रखना है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, पहले ज़माने के जो वैज्ञानिक लोग था उनके बारे में लिखा। सौर मंडल मतलब पूरा आसमान के बारे में क्या है क्या नहीं है। सूर्य के बारे में भी अलग से लिख दिया है। नक्षत्र लोक मतलब ग्रह वगैरह सब जितना होता है, नक्षत्र सब, वो सब के बारे में लिख दिया, जो कितना जानकार था आदमी। फिर है भारतीय लिपियों की कहानी, अब भारत का लिपि का विकास कैसे हो गया, क का डिजाइन कैसे आ गया, ये सब पूरे के बारे में लिखा है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा में के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसान है, क्या हानि है ना, सबके बारे में लिखा गया था। फिर है ब्रह्मांड परिचय, ब्रह्मांड मतलब पूरा इलाका, पृथ्वी से लेकर आसमान तक जितना भी सबका सब परिचय इन्होंने अपने निबंध में लिखा। भारतीय विज्ञान की कहानी, है ना,
तो ये सभी जो था किताब का नाम था जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये सब किनका रचना था, गुणाकार मूल्य का रचना है। ठीक है, लास्ट में इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 2009 में इसकी मृत्यु हो गया है। तो इतना ही था किसका, गुणाकार मूल्य का परिचय। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ याद रखना इनका किताब कौन कौन सा था। कैमरा में से बंद करना पड़ेगा ना, बस। तो कितना शांत हो रहा है इससे। चलो कहानी पे आते हैं, निबंध में। देखो ये जो नागरी लिपि निबंध है, एक मिलाकर बुक में 5 पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और एक ऐसा निबंध है जिसको अगर शुरू से लास्ट तक पढ़ लिया जाए, क्या पढ़े क्या समझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, निबंध है। और निबंध भी किसके ऊपर लिख दिया है, नागरी लिपि के ऊपर है, जो समझ से बाहर की बात है, समझ बात। तो पूरा पढ़ने के बाद भी दिमाग में नहीं बैठेगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस तरह से लिखा हुआ था। उस चीज़ को पूरे निबंध में से मुख्य मुख्य बिंदु जो भी है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है ना। ये सब उसका क्या है, निचोड़ है पूरा, जो जूस कैसे निकलता फल से, पूरा पढ़ के वहाँ से निकाल दिया गया ये सब बिंदु जो इम्पोर्टेंट है ना, इसी पे फोकस करना है। तो रही बात नागरी लिपि का उत्पत्ति करने का, तो लोगों ने दिमाग, तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये कैसे घूम जाता है बीच में अपने। देखो कि प्रश्न ये हुआ कि हमारे जो भी हिंदी की जो भाषा है, जो हिंदी की भाषा सबसे पहली बात कौन से लिपि में लिखा गया है, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। कौन से लिपि में, देवनागरी लिपि में। यानी कि क ख लिखने का जो एक प्रचलन है, इस तरह से क होगा, इस तरह से ख होगा, इस डिजाइन को ही क्या बोला गया, नागरी लिपि कहा, देवनागरी लिपि कहा गया। ठीक है, अब इसके प्रयोग करने से जो भी भाषा हम लिख दें वह भाषा कौन लिपि का होगा, देवनागरी लिपि का होगा। तो इस प्रकार से क ख से कौन कौन भाषा लिखते हैं, इस प्रकार क ख से बांग्ला नहीं करते, हिंदी लिखा जाता है। मराठी का भी भाषा है, इसी क ख से ही मिलकर मराठी बनता है। ठीक है, नेपाली भाषा भी इसी क ख का यूज से लिखा जाता है। तो यानी नेपाली हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, संस्कृत पता है अपने ये को ख लगता है उसमें भी, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, जितना भी भाषा है उन सभी भाषाओं में इसी प्रकार का अक्षर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन सभी भाषाओं में कौन सी लिपि होगी, तब सब में सब देवनागरी लिपि होगा। ठीक है, गुजराती में एक भाषा होता है नेवाड़ी नाम का, कौन सा भाषा हुआ है, नेवाड़ी नाम का। नेवाड़ी भाषा में भी देवनागरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस भाषा में भी इसी प्रकार के क ख वाले अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो नागरी लिपि जो अस्तित्व में आया, वो बोला कि 200 सदी पहले ही बन गया था। ये बनना मतलब क्या हुआ, क का डिजाइन ऐसा हो गया था। कब की बात है, 200 सदी पहले। 200 सदी मतलब 200 साल, 200 साल पहले की बात है जो है क ख बन चुका था। ठीक है, जब पहले मतलब जिस समय क ख नहीं बना हुआ था, क ख बनना मतलब क्या हुआ, उसको डिजाइन कर दिया गया मशीन के द्वारा। जैसे प्रिंट मारते हैं ना, कोई भी प्रिंट मारो, कहीं पर भी मारो, इंडिया भर में कोई भी देश से मारो, मैंने कमल लिखना है, कमल के लिए को यही ढंग का निकलेगा, निकल रहा है ना। हर प्रिंटर में क का डिजाइन ऐसा ही मिलेगा, कमल इस प्रकार से ही बनेगा। इसका मतलब 200 साल पहले ही इस बात का क्लियर कर दिया गया था कि देवनागरी का जो क है इसी ढंग का बनेगा। ये फिक्स कब किया गया, ये फिक्स लोग तभी माना जब मशीन ने इसको अपना रूप दे दिया कि हम जब भी टाइपिंग करेंगे तो इसी प्रकार का क निकालेंगे, ऐसा ही माँ निकालेंगे, ऐसा ही ल निकलेगा। है समझ में। तो कई बार सवाल यहाँ पर क्या बनता है कि ये जो इसको बोलते स्थिरता होना, स्थिर हो गया कि अब क नहीं बदलेगा कहीं पर भी। ठीक है, तो देवनागरी का जो अक्षर था उसमें स्थिरता कब आई, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, 200 साल पहले जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, टाइपराइटर मतलब टाइपिंग करना, उसमें देवनागरी के सभी अक्षरों को फिक्स कर दिया गया। तभी से देवनागरी जो लिपि था उसमें स्थिरता आ गई। है समझ में। जब तक ये छपैया नहीं होता था तब तक लोग अपना अपना गांव में अपना अपना डिजाइन से क लिखता था। बिहार का अलग को चलता था और सब अलग अलग जगह का अलग अलग डिजाइन से अपना लिखता था। कौन बोलने वाला था उसका। जब ये को फिक्स हो गया, चलो ऐसे ही हर जगह चलेगा, तब ने फिक्स किया गया इसको, तब स्थिरता इसमें आ गया। ठीक है,
तो ये हो गया 200 साल पहले टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, तब जाके इसमें अस्थिरता आई। अब है इन सभी भाषाओं में कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, क्योंकि इन सभी का लिखावट जो है इसी प्रकार के अक्षर से होता है। और लिपि का मतलब ही क्या होता है? इनका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए कि लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इनको बोलते हैं लिखावट। लिखावट मतलब जिस भी डिजाइन से हम लिख दें वो डिजाइन ही क्या है? लिपि है। बात समझ में? नगरी, इस पर बहुत विवाद छिड़ता है कि नगरी क्यों नाम दे दिया गया, देवनागरी क्यों बोलता है, नंदी नगरी क्यों बोलता है। ये सब अलग अलग पहचान, मतलब कि अपना अपना मान्यता है ये मानने का, लेकिन लिपि का मतलब लिखावट हुआ। अब होता है तमिल भाषा हो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बांग्ला देवनागरी की बहन है। मतलब बांग्ला भाषा जो होगा ना, बांग्ला भाषा में जो भी लिपि का प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया है, बोला देवनागरी की वो बहन की तरह इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि देवनागरी की बहन किसको कहा जाता है, तो बांग्ला को बोलना है। बस समझ में ये चीज़ है। इसके अलावा जो है तमिल भाषा हो गया, मलयालम भाषा, तमिलनाडु में मलयालम कहाँ, केरल में चलता है। तेलुगु तमिलनाडु का ही है। कन्नड़ चेन्नई का होगा, है ना। ब्राह्मी, ये सभी किस लिपि का भाषा है? ब्राह्मी लिपि का भाषा है। मलयालम होगा ना, अच्छा ये होगा मलयालम भाषा। ये सभी भाषा ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि अगर पूछा जाए कि सभी लिपियों में से सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, क्या होगा? ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा पुराना है, ठीक है। देवनागरी लिपि जो है वह इसी से जन्म हुआ उनका, कौन लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। और ये जितना भी भाषा था, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी कौन सा लिपि की भाषा है? ब्राह्मी लिपि की भाषा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि तेलुगु, ठीक तो है, तेलुगु देखो अलग अलग। तो इन सभी भाषा में क्या हो गया? ब्राह्मी हो गया। तो क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव का भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव का भी पूछेगा। सब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, 3-4 को नाम लिखना है। ब्राह्मी भाषा में कौन कौन सा भाषा, ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सा भाषा बोला जाएगा, इसका भी 3-4 नाम देना पड़ेगा। अरे समझ में? इस प्रकार से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्रारंभिक लेख, मतलब जब कोई लेख लोगों ने सबसे पहले बार देखा, कुछ लिखा हुआ, कहाँ पे देखा था, है ना। तो वो मिला था उसको दक्षिण भारत में, मतलब साउथ इंडिया ये था ना। वहाँ पर उन्होंने, भारत के लोगों ने सबसे पहले बार कुछ लिखा हुआ पढ़ा था। और वह कौन भाषा में लिखा गया था? वो नंदी नागरी उसको बोला गया। कौन भाषा बोला गया? नंदी नागरी। मतलब वहाँ के लोगों ने बोला कि हम लोग का जो राइटिंग है वो नंदी नागरी में लिखा गया है। लेकिन रियल के बात कहा जाए तो उसमें भी क ख का ही यूज किया गया था। तो ये क ख हुआ ना, इसी टाइप की भाषा नंदी नागरी में भी किया गया। तो लोगों ने समझ लिया, चलो जो भाषा मेरा नगरी लिपि का था, देवनागरी लिपि का था, वो भाषा को जब उसी चीज़ से लिखा गया है दक्षिण भारत में, यानी कि वो भी तो देवनागरी लिपि होना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे देवनागरी नहीं कहकर क्या कह दिया? नंदी नागरी कह दिया। इससे एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत के लोग या दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। आया बात समझ में? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि कहाँ पर कहा जाता है, कौन से भारत में? दक्षिण भारत में, ठीक है। इसी का जब उत्तर भारत में आएंगे, यहाँ पे लिखा गया देखो, यहाँ पे उत्तर भारत के नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी उत्तर भारत में जो नागरी लिपि चल रहा है ना, उसको देव के नाम से दिखाया गया है। और यही नागरी लिपि जब दक्षिण भारत जाएगा तो उसको नंदी के नाम से दिखाया गया। है बात समझ में? ये इसमें क्लियर कर दिया गया। अब बोला गया इसमें कोंकण के शिलालेख, ये दक्षिण भारत की बात है, ठीक है। दक्षिण भारत में कोंकण एक जगह है। अरे फिर कौन हल्ला कर रहा है बाहर में? ये लोग का व्यवस्था करना पड़ेगा कल से। कोंकण के जो शिलालेख था, वहाँ का जगह था। शिलालेख का मतलब होता है, शिला मतलब पत्थर होता है, लेख मतलब लिखना। पत्थर में कोई भी चीज़ को लिखा हुआ पत्थर कहीं पे मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख कहते हैं। राष्ट्रकूट एक वंश है, मतलब उनका शासन चलता था। विजयनगर एक जगह है, राष्ट्रकूट एक जगह भी था, वहाँ के शासक को राष्ट्रकूट वंश कहा गया था, है ना। राष्ट्रकूट जगह है, विजयनगर जगह है कि शासक, वहाँ का जो शासक करने वाला जो भी राजा था
उनका जो लेख था कौन सी भाषा में, उनकी भाषा, उनका लेख कौन सी भाषा में होता था, नंदी नगरी भाषा में होता था। ठीक है। अब 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर देखो, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि कोकण जो जगह था उसमें शिलालेख वगैरह सब में जो भी भाषा का यूज किया गया था, राष्ट्रकूट में विजयनगर के शासक जो भी लिपि का यूज करते थे वो सभी का सभी कौन सा लिपि है, नंदी नगरी लिपि है, क्योंकि दक्षिण भारत का चीज़ है। ठीक है। अब इसमें आते हैं 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर। 11वीं शताब्दी का मतलब होता है 10 चला है ना, 10,001 कुछ ऐसे, 10,002 10,003 ये जो ईस्वी चलता था उस समय में सिक्कों पर, यानी कि जो निकलता ना 5 टकिया 10 टकिया 1 टकिया, उसमें कुछ लिखा रहता जो है, वो जो लिखने का जो राइटिंग था कौन लिपि में था, वो नागरी लिपि में लिखा गया था। ऐसे समझिए बात। अब आती है अकबर द्वारा भी राम सीता की आकृति उस सिक्का में बनाया गया था। अकबर का शासनकाल इंडिया में था ना, अकबर उस समय, अकबर चूँकि एक शासक जो था मुस्लिम था, इसके बावजूद उन्होंने अपने सिक्कों में क्या करवाया था, राम सीता का मूर्ति स्थापित कर दिया था। ठीक है। यानी वो हिंदू धर्म को कुछ मानता था, क्योंकि उसकी वाइफ क्या थी, हिंदू थी, जोधाबाई है ना, राजपूत। तो कहने का मतलब हुआ, अब आगे चलते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को देवनागरी, तो पता चल गया था उत्तर भारत का जो लिपि है वो देवनागरी है, दक्षिण भारत की लिपि नंदी नागरी है। अब यहाँ पर 8वीं सदी में इसका प्रचलन पूरा देश में हो गया। यानी पहले जो लिपि सब जो था ना, हर जगह नहीं चलता था, लेकिन 8वीं सदी पहुँचते पहुँचते पे क्या हो गया, ये जो लिपि है पूरा देश में पूरा विस्तार से फैल गया। अब हर कोई इस लिपि को मानता है, लिखता पढ़ता है। रही बात इनकी उत्पत्ति में मतभेद। उत्पत्ति में मतभेद का मतलब होता है ये लिपि ये अस्तित्व में कैसी आया, इसके संबंध में अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया, मत अपना विचार दिया। किसी का मत मैच नहीं करता था, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है ना। सबका अपना अपना कथन था कि ये लिपि का कैसे आविष्कार हुआ। तो 2-4 लोगों के बारे में इसमें बता दिया गया है, लोगों का क्या क्या कहना था। ठीक है। किसी का कहना था कि गुजरात के नागर ब्राह्मण कैसा था, नागर था। तो गुजरात के इस लिपि का प्रयोग बोला गया। सबसे पहले गुजरात के जो ब्राह्मण था ना, नागर जगह का ब्राह्मण, उन्होंने इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो उसी नागर होने की वजह से इस लिपि का नाम क्या पड़ गया, नागरी लिपि कहा गया, क्योंकि गुजरात के नागर वाले ब्राह्मण ही इनका प्रयोग किया था, इसलिए क्या बोले, इसको नागरी लिपि कहते हैं। अब कोई बोला गया कि काशी में जो प्रयोग होता था, काशी में जो रहता था हिंदू, क्या था वो, आचार्य पंडित वगैरह सब नहीं, काशी पूजा स्थल काफ़ी भगवान की नगरी कहा जाता है काशी को, मतलब बहुत ही ज़्यादा मंदिर वगैरह वहाँ पर है काशी नगरी में, है ना। तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित लोग थे, उन्होंने बोला इनका प्रयोग सबसे पहले किया था, किनका, नागरी लिपि का। तो इसी वजह से चूँकि वो जो भूमि थी, कहाँ किसकी भूमि थी, देवों की नगरी थी, यानी वो भगवान का बहुत ही अच्छा पवित्र स्थल है काशी। देवों की भूमि होने के कारण जो है इस लिपि को नाम क्या दिया गया, उत्तर भारत के लोग उसको क्या बोलते हैं, देवनागरी है। तो उत्तर भारत के लोग क्या बोला उसको, देवनागरी, क्योंकि उनका कहना था, देख लो इसको, उनका कहना था कि ये जो लिपि है काशी में उत्पत्ति इनका हुआ है, काशी चूँकि देवों की नगर है, इसलिए नाम क्या रख देंगे, इसको कहा गया देवनागरी नाम रख दिया गया। ऐसा समझ में बात, काशी में होने के कारण से अलग अलग लोगों का अलग अलग है। फिर एक पुस्तक होता है जिसका नाम क्या होता है, पादतादितकम नामक ग्रंथ, एक किताब है। उस किताब में पटना के बारे में जिक्र किया गया था कि पटना एक उसमें बहुत ही प्रमुख नगर हुआ करता था। पटना नगर आज से नहीं, बहुत पुराना नगर है वो, आज समझ में। तो बोला इस लिपि का प्रयोग पटना में हुआ था, पटना चूँकि एक नगर था इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, नागरी लिपि नाम रखेंगे। तो किसी ने पटना का एग्जाम्पल लेके उदाहरण बता दिया। तो अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग विचार था इसका उत्पत्ति के बारे में। आए बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी के विजयनगर के जो शासक था, 14वीं ईस्वी में और 15वीं, दोनों में भी है की बात है। शताब्दी मतलब 100 साल का वो होता है हिस्सा, ठीक है। उस समय की जो शासक था, जब वहाँ पर शासन कर रहा था, कहाँ पर, विजयनगर में, तो उन्होंने भी क्या किया, इसे नंदी नगरी कहा। कौन नगरी कहा दिया, नंदी नगरी कहा था। कौन कहा था,
विजयनगर के शासक। नगरी या नागरी? नागरी, नंदी, नगरी, नागरी कहा। उसके बाद है हिंदी के आदि कवि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूछता है कि हिंदी के आदि कवि किससे कहा जाता है। आदि कवि का मतलब होता है बहुत ही पुराना कवि, जो कि बहुत प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा है ना। तो क्या क्या नाम दिया गया इनको? सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। सरहपाद है। और सरहपाद ने एक दोहा कोश लिखा था। ये जो दोहा कोश एक प्रकार से लिखा गया रचना है, जो रचना कौन लिखा था? सरहपाद के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। अब एक गुर्जर प्रतिहार, एक प्रकार से वंश है जो शासक का काम करता है। उन्होंने, ये विदेशी था, कौन? गुर्जर प्रतिहार बाहर से आया, भारत आए, मतलब विदेश का रहने वाला होगा। आकर के आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? कन्नौज के ऊपर। आक्रमण करके उसको हरा के उसी पे कब्जा करके रह गया। ठीक है। तो कई बार पूछता है कि गुर्जर प्रतिहार कौन था, तो क्या बोलना है? गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी आक्रमणकारी था जो भारत आए थे, कन्नौज पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार करके वहीं रहने लगा। ये था गुर्जर प्रतिहार। क्लियर है। फिर इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर देवनागरी का प्रयोग किया। जो भी इस्लामिक शासक था, इस्लामिक मतलब मुस्लिम शासक, जैसे अकबर लोग हो गया, नहीं जहांगीर हो गया, ये सब क्या था? सबका सब इस्लामी शासक था। उन्होंने अपने सिक्कों पर भी क्या किया? देवनागरी भाषा का प्रयोग किया था। बस इतना ही था इसका निबंध के बारे में, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। आए बात समझ में? तो इसमें दोस्तों फोकस बस यही करना है कि कौन कौन से भाषा में कौन कौन से लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलो क्या हुआ? बंद कर दे। छुट्टी से बंद नहीं वीडियो को।